together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu Takiduro FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Nakaduro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Nakaduro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu Nakaduro FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है चैम्प्स ऑन एयर. दोस्तों आदाब. चैम्प्स ऑन एयर की इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आरजे उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर रफान अहमद. रफान, आपका हमारे शो में खैर मकदम है. Thank you. It's an honor for me to be here. दोस्तों, रफान क्लास 11 के स्टूडेंट हैं केजी गच्चीबौली में और आज हम इनसे बात करेंगे इनके बारे में, इनके इंटरेस्ट के बारे में और इनसे बहुत कुछ आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहला सवाल मैं रफान से ये पूछना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं. So, I'm Rafan Ahmed, the student of class 11th, Kendra Vidyalaya Gachibowli. अच्छा. My major interests are aerospace, Formula 1, Harry Potter, and football. वेरी गुड. तो सबसे पहला मैं पूछूंगा, जो एरोस्पेस के बारे में आपने बताया, तो उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ? एरोस्पेस में मेरा इंटरेस्ट चाइल्डहुड से ही था. अच्छा. मतलब मुझे फील होता है कि मेरे जो 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका एक आइडियल ब्लेंड वो देता है. और क्योंकि हमने नियरली हमारी पूरी दुनिया अब हम लोगों ने एक्सप्लोर कर ही ली है, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रंटियर दैट इज आउट ऑफ अर्थ, दैट इज इन स्पेस. एंड फॉर दैट वी रिक्वायर एरोस्पेस इंजीनियरिंग अ लॉट. सो आई रियली बिलीव इट इज़ द नेक्स्ट फील्ड विच इज़ गोइंग टू बी इन वोग. और आपको क्या लगता है कि जो 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 ब्रह्मांड है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब लाइफ की, इसके बारे में थोड़ा आपने कुछ स्टडी किया है? देखिए, यहाँ पे द यूनिवर्स के बारे वी आर हैविंग ओन, और साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बता दिया है. हम लोग एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसके आगे हम लोग कभी जा ही नहीं पाएंगे. So we are having infinite possibilities. There is no saying कि life है या life नहीं है. We have explored not even 1% of the universe, so the scope is extremely high. अच्छा, आप बात कर रहे थे फार्मूला 1 के बारे में. तो फार्मूला 1 में आपको मतलब क्यों अच्छा लगता है, इसकी क्या वजह है? फार्मूला 1 में मेरा इंटरेस्ट बहुत रिसेंटली पैदा हुआ है. अभी मैंने ही थोड़े 2-3 महीने पहले मैंने ब्रैड पिट की फिल्म देखी थी, F1 द मूवी. तो बिफोर दैट I was just thinking it's just about the driver and it's just a normal race. लेकिन वो मूवी देखने के बाद मुझे पता चला it is not just about the driver, it is about the engineers, it is about pushing the limit of that car to the absolute hilt. मतलब कितना precision की ज़रूरत होती है. मतलब आप कार में जो ड्राइवर है फ्यूल मिक्सचर्स तक चेंज करता है, स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, टर्न्स पे स्पीड कम करने के लिए अलग कंट्रोल्स होते हैं. सो it's an extremely complex sport and I like that part about it. और मतलब बहुत से लोगों को इसके बारे में मतलब डीप इतना मतलब है नहीं, नॉलेज नहीं है, बस खाली जानते हैं कि it is a pure engineering field actually. Engineering field है. अच्छा, इस पे और बहुत सारी फिल्में बनी हैं क्या? कुछ मैंने सुना है फोर्ड एंड फरारी समथिंग कुछ. या फोर्ड एंड फरारी, पुराने रेसिंग चैंपियन सेना पर भी बनी हुई हैं फिल्म्स. अच्छा. जस्ट लाइक दैट. ओके. चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है. अच्छा, आपको कौन सी टीम जो है फन में सबसे पसंदीदा है? This not exactly a team, लेकिन
मैं उस टीम को सपोर्ट करता हूँ जिसके लिए ल्यूइस हैमिल्टन ड्राइव करता है। लुइस हैमिल्टन ड्राइव करता है, ओके ओके। तो ये बड़ा बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग ये एक फील्ड है, ये मतलब जो एरिया है, इसमें बहुत कम मतलब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो पाता है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इंडिया में क्या इसके डेवलपमेंट इसके बारे में फार्मूला 1 पे है? इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट एज फार एज आई रिमेंबर करंटली इंडिया से एक ड्राइवर तो हैं जिन अल्पाइन के लिए, या आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, देयर वाज वन ड्राइवर, कीर्तिकेन भी है क्या? या मे बी शायद, मैं मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं। या देयर इज वन ड्राइवर हु इज करंटली अ रिजर्व ड्राइवर फॉर द अल्पाइन टीम। ओके। और इंडिया में एक फॉर्मूला 1 का सर्किट भी है नोएडा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बट करंटली इट्स नॉट इन यूज। अच्छा, अभी फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पा रहा है? नहीं, अभी यूज में नहीं है। अभी यूज में नहीं। अच्छा, वेरी गुड। तो दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर आलिम, मुसन्निफ, शायर और मुफक्किर शिबली नोमानी से। अल्लामा शिबली नोमानी का जन्म 1857 में आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो उर्दू अदब और इस्लामी उलूम की दुनिया का एक रोशन नाम है। उन्होंने ना सिर्फ शायरी की बल्कि तारीख, सीरत, तनकीद और तहकीक के मैदान में भी बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता रहने के बाद उन्होंने आजमगढ़ में मशहूर दारुल मुसन्निफीन शिबली अकेडमी की बुनियाद रखी, जो आज भी इल्मो अदब का एक अहम मरकज़ है। शिबली नोमानी की तहरीरों और शायरी में इल्म, फ़िक्र, कौमी बेदारी और तहजीबी शऊर का गहरा रंग मिलता है। उनका अंदाज़े बयान मुअस्सर, नफीस और फ़िक्रअंगीज़ था। उन्होंने उर्दू अदब को तहकीकी और इल्मी सिमत अता की। आइए उनकी चंद अशार मुलाहिजा करते हैं। आप जाते तो हैं उस बज़्म में शिबली, लेकिन हाली दिल देखिए इजहार ना होने पाई। और एक और दिल नशीन शेर, वही है जिंदा कौम जो इल्म से रिश्ता रखी, वरना तारीख की सफ़ों में गुम हो जाती है। अल्लामा शिबली नोमानी का नाम उर्दू अदब में एक ऐसी दानिश्वर के तौर पर याद किया जाता है जिसने इल्म और अदब को एक साथ जोड़ा। उनकी तसानीफ और अफकार आज भी तलबा, मुहक्किकीन और अदब की शायकीन के लिए मशाल राह हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर अफान अहमद
और इनसे हम बात कर रहे हैं इनके इंटरेस्ट के बारे में। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको मतलब मैंने देखा है कि मैंने सुना भी कि चेस बहुत पसंद है आपको, तो ऐसी क्या वजह है कि आपको चेस बहुत ज़्यादा पसंद है? इसमें मोस्टली लोग चेस को एक बहुत स्लो मूविंग गेम मानते हैं और बहुत टफ गेम मानते हैं। मानते हैं, हाँ। चेस की लेकिन यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि देयर इज दिस कैलकुलेशन। आपके पास में स्टार्टिंग में वाइट से आपके पास में एक टोटल ऑफ 36 मूव्स, 36 चॉइसेस आपके पास में स्टार्टिंग पोजीशन में। 4 मूव्स बाद में ही ये नंबर मिलियंस में चला जाता है। ओह माय गॉड। दैट्स द पार्ट ऑफ इट। एवरी पोजीशन हैज ओनली वन गुड मूव। तो उसको सोचना, कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, आप इतने सारे कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हो हर एक पोजीशन के, दैट इज लाइक मुझे मैथमेटिक्स से बहुत रिलेट करती है वो बात। आई लाइक दैट पार्ट अबाउट दिस गेम। अच्छा, ऐसा है क्या चेस जो है वो मतलब इंडिया से ही शुरू हुआ है, ऐसा कुछ मैंने सुना है? या चेस की जो बिगनिंग हुई थी एज अ गेम, इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। इट इज अ गेम जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और अभी इंडिया से ही जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। जी, अभी इंडिया में टोटल 88 ग्रैंड मास्टर्स हैं। रिसेंटली दिव्या देशमुख बनी है हमारी 88 ग्रैंड मास्टर, और करंटली वर्ल्ड चैंपियन भी हमारे गुकेश भी हैं। गुकेश वर्ल्ड चैंपियन कितने हैं अपने पास इंडिया से? 2 हैं। 2 वर्ल्ड चैंपियंस, विश्वनाथन आनंद एंड गुकेश डोमारा जी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है चेस जो हमारी कंट्री से इजाद हुआ है उसमें जो है काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और आपने कहीं पार्टिसिपेट वगैरह किया है इसमें, चेस वगैरह कंपटीशन में कहीं दूसरी जगह? अभी मैं काफ़ी टाइम से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करंटली जब मैं खेल रहा था अराउंड 2 years बिफोर, I had reached a peak international rating of 1852. मैंने TSCA के टूर्नामेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ। ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन मोस्टली कम होते हैं, मोस्टली मैं ऑफलाइन टूर्नामेंट्स खेलने जाता था। ओके। और आप जब प्लेइंग करते हो, चेस खेलते हो, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? माय स्ट्रैटेजी डू यू प्ले फास्ट और स्लो? बहुत मतलब स्ट्रैटेजी अगर कहा जाए तो मुझे स्लो मूविंग गेम बहुत पसंद होता है, जिसमें पास में सोचने का बहुत टाइम हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं रैंडमली कभी मूव नहीं करता। मुझे हर मूव के लिए सोचना, अच्छे खासे टाइम के लिए सोचना अच्छा लगता। तो इसी वजह से जो फास्टर टाइम कंट्रोल्स होते हैं 3 minutes या 8 minutes, वो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि इन दैट इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन ओपनिंग अंडरस्टैंडिंग। वो आपकी क्रिएटिविटी को आने के लिए अलाउ नहीं करता। आपको टाइम लिमिट भी होता है ना इसमें बहुत? टाइम कंट्रोल वही, अगर शॉर्टर टाइम कंट्रोल्स होता है क्या उसमें सोचने का टाइम कम होता है, आपको थ्योरी के हिसाब से ज़्यादा खेलना पड़ता है। हाँ, अच्छा, ओके। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फास्टर टाइम कंट्रोल्स के लिए यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू थ्योरी। लॉन्गर टाइम कंट्रोल्स में आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आपने अपने बारे में लिखा था मुझे कि आपको जो हैरी पॉटर का जो जो सीरीज़ है, जो वो उसमें आपको काफ़ी पसंद है। ऐसा क्या वजह है कि हैरी पॉटर में आपको बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है? J.K. राउलिंग जो राइटर है हैरी पॉटर की, उनका जो राइटिंग स्टाइल है ना, मतलब इट्स एडिक्टिव। मतलब आप एक बार वो बुक उठा लो, यू कैन नॉट पुट इट डाउन। उनकी सबसे जो उनकी सोचने की बात मुझे लिटरली शेक कर दिया था कि उनको, मुझे तो ऐसा लगा था उनको फर्स्ट बुक फिलोसफर्स स्टोन से उनको पता था कि वो लास्ट बुक में क्या लिखने वाली है। लाइक देयर इज नो पॉइंट्स इन द स्टोरी जहाँ पे आप प्रीवियस बुक के किसी डेटा को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो। इतना डिटेल में वो सोचती हैं हर एक बुक को, मतलब उनको प्लॉट पता रहता है आगे का, ऐसा लगता है एकदम। सच परफेक्शन शी राइट्स। एंड द वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी मतलब यू लिटरली फील दैट इट कैन एग्जिस्ट, व्हाई कैन इट नॉट एग्जिस्ट, ऐसा फील होता है जब आप वो बुक पढ़ते हो। अच्छा, तो उस पे तो बहुत सारी मतलब इसकी पूरी सीरीज मूवीज भी बनी है, तो आपने एक्चुअली मूवीज जो हैं दे आर नॉट दैट डिटेल्ड। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे अभी विलन ही हम ले ले वोल्डेमॉर्ट, तो मूवीज में उतना डिटेल में उनका कैरेक्टर नहीं बताया है, लेकिन बुक्स में जेके राउलिंग ने उनका बचपन, उनका यूथ, सबके बारे में जेके राउलिंग ने बहुत डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच खींचा है। अच्छा, अगर हम बात करें हैरी पॉटर सीरीज की जो है पूरी, उसमें आपको सबसे जो है पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है आपका? इट वुड बी सेवर्स स्नेप। ही इज द पोशंस मास्टर। एंड मतलब जैसे हैरी पॉटर खुद लास्ट में कहते हैं 8th फिल्म में दैट ही इज द ब्रेवेस्ट मैन ही एवर न्यू, क्योंकि he had a tragic childhood, मतलब he had a very troubled childhood, but he was so brave and so selfless. He sacrificed his life, मतलब पूरी लाइफ उनने दे दी
उस एक लड़के हैरी पॉटर के लिए। दूसरी बात, उनको जो भी चीज पूरे वक्त वो डेंजर में रहती थी, ही एक्टेड एज डम्बलडोर स्पाई अगेंस्ट वोल्डेमॉर्ट, एंड एज सच अ परफेक्ट स्पाई वो वोल्डेमॉर्ट को वो ऐसी इंफॉर्मेशन देते थे जो वैल्यूएबल लगती थी लेकिन एसेंशियल्स हमेशा रोक के रखते थे। दैट इज अ वेरी टफ पार्ट ऑफ बीइंग अ स्पाई। उसका बहुत कॉम्प्लेक्स रोल दिखाया गया है। एंड इन द लास्ट, मतलब पूरे 6th फिल्म के बाद में तो आई गेस जिन लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, दे आई एम श्योर दे मस्ट हैव स्टार्टेड हेटिंग हिम फॉर बीइंग अ ट्रेटर। लेकिन 8th फिल्म में जब दिखाया जाता है दैट he had to kill, he was forced to kill Dumbledore, that is a very emotional part कि मतलब पूरे टाइम से उनको बुरा, और लास्ट में दिखाया जाता है he is actually the hero। रफान, चलिए अब आपके स्कूल के अचीवमेंट के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि स्कूल में क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आपके। स्कूल में मोस्टली आई हैव पार्टिसिपेटेड अ लॉट। अभी रिसेंटली हमारा यूथ पार्लियामेंट हुआ था, तो उसमें आई गॉट एन इंडिविजुअल प्राइज ऑफ फर्स्ट। इसमें क्या होता है यूथ पार्लियामेंट इज बेसिकली अ प्रोग्राम जो केवीएस ने स्टार्ट किया है। हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी पूरी 1 घंटे में उनकी पूरी 1 दिन की प्रोसीडिंग्स जो हैं हमको 1 दिन में समराइज करके हमको पूरी दिखानी है। सो देयर द स्पीकर होता है, उसमें स्पीकर के सामने सेक्रेटरी जनरल, मार्शल्स, ट्रेजरी बेंच, ऑपोजिशन बेंच, एवरीथिंग इज देयर। सो द एंटायर 1 डे प्रोसीडिंग इज कंप्रेस्ड इनटू 1 आवर। अच्छा, इसमें सारे बच्चे शामिल होते हैं क्या? अराउंड के लिए नॉलेज के लिए 50 to 60 ऑफ वन स्कूल। अच्छा। और हर साल 8 स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हर रीजन से। तो आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना हमको जब हमने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, उसके बारे में हमने जब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया तो जितना भी हमको प्रोसीडिंग्स के बारे में हमको इतना पता चल गया दैट देयर इज स्टार्टिंग में the session starts, the speaker starts the session, then there is a obituary reference। और अगर कोई famous person की अगर recently death हुई है तो उनकी एक obituary reference होती है। उसके बाद में question hour होता है, introduction of new ministers। पूरी proceedings हमको एक तो डिटेल में पता चली, और दूसरा हमारे speaking skills में बहुत डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो एक तरह से मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है जब आप उसको परफॉर्म करते हैं ना, आप उसको। जी, परफॉर्म होता है वहाँ पे। और मतलब एक तरह से मतलब सारे बच्चों को एक तरह से जो है इनकी इन डेप्थ नॉलेज उससे हो जाती है। जी। अच्छा, आपके एग्जाम के बारे में बात करूंगा। आप जो एग्जाम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपने बताया है। जी। तो इसके अलावा भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या देना चाहते हैं फ्यूचर में? आप कुछ प्लानिंग है क्या आपका? एक्चुअली मेरा ओलंपियाड्स के साथ में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2nd क्लास में मेरी इंटरनेशनल रैंक 1 आई थी आईईओ में। अरे वाह। तो आई लव गिविंग ओलंपियाड्स। एक्चुअली दे प्रिपेयर यू अ लॉट फॉर प्रेशर, मतलब प्रेशर में जब आपको सोचना पड़ता है ना, उस टाइप ऑफ सिनारियो में आपके वो बहुत डेवलपमेंट करते हैं आपके ब्रेन का। तो अभी तो मैंने रिसेंटली एसओएफ की ओलंपियाड्स को मैंने थोड़ा साइड में रखा है। आई एम मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन Olympiads like IMO, that is the International Mathematical Olympiad. It is considered the toughest exam of the world. तो हर कंट्री के लिए उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है एक। सो आई हैव बीन गिविंग IOQM, Indian Olympiad Qualifier of Mathematics. That is the first stage for the Indian team's qualification. So I have been giving that exam, and I also plan on giving NSEP, that is National Standard Examination in Physics, and NSEC for Chemistry. अच्छा, इसके साथ सबकी तैयारी आप कर रहे हो? जी। और जेईई की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? जेईई की तैयारी it's basically grinding continuously. You have to practice a lot. There is no shortcut, absolutely no shortcut. अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप जेईई की तैयारी आप कर रहे हो और आपका जो है माशाल्लाह 10th में अच्छा नंबर आया है, तो जेईई की तैयारी में मैं चाहूँगा कि मतलब एक रेडियो के माध्यम से आप हमारे जो श्रोता हैं उनको बताइए कि किस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत होती है, मतलब उसको करने के लिए किस तरह की प्लानिंग अपनाएं बच्चे? आपकी स्टार्टिंग से पूरे 2 साल का आपका एक प्लान होना चाहिए, और यू मस्ट नॉट प्रोक्रास्टिनेट। अगर आपने 1 दिन के लगी भी अगर आपने प्रोक्रास्टिनेट किया ना, तो आप जो सिलेबस आपको उस दिन छूटा वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मिस हो जाएगा वो। तो एक का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपकी थ्योरी। सबसे पहले तो आपको रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनानी है अपनी एक थ्योरी की। मतलब आपको कोई सोते सोते भी उठा के शेक करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर करना होगा। उसके बाद में यू नीड टू ग्राइंड कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, और जो रशियन राइटर्स है आयरोडोव, क्रोटोव, डिफरेंट राइटर्स की आपको बुक्स प्रैक्टिस करनी होंगी। दैट्स अ नेसेसिटी। अच्छा, तो दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर
रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है? आज ये सवाल आम लगता है। मोबाइल निकालिए, रिकॉर्ड बटन दबाइए और आवाज हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। लेकिन सोचिए, एक जमाना था जब इंसान अपनी आवाज सुन तो सकता था मगर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। फिर एक साइंटिस्ट ने सोचा, अगर आवाज को सुना जा सकता है तो क्या उसे कागज पर लिखा भी जा सकता है? आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 एफएम। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं फोनोग्राफ के बारे में। दोस्तों, फोनोग्राफ दुनिया का पहला डिवाइस था जो साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करता था। लेकिन ये रिकॉर्डिंग बजाने के लिए नहीं, बल्कि आवाज की लहरों का विजुअल रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार किया गया था। इस इन्वेंशन के पीछे थे फ्रांस के प्रिंटर, बुक सेलर और इन्वेंटर एडवर्ड लियोन स्कॉट डे मार्टिनविल। साल था 1857। स्कॉट डे मार्टिनविल ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें एक हॉर्न, एक पतली मेम्ब्रेन और एक ब्रिसल यानी बारीक सुई लगी होती थी। जब कोई बोलता या गाता था तो साउंड वेव्स मेम्ब्रेन को हिलाती थी और ये सुई सूट से काले किए गए कागज पर उन वाइब्रेशंस की लकीरें बना देती थी। यानी पहली बार इंसानी आवाज को देखा जा सकता था। लेकिन एक कमी थी, फोनोग्राफ आवाज को रिकॉर्ड तो कर लेता था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनाने का कोई तरीका उस वक्त मौजूद नहीं था। लगभग 20 साल बाद 1877 में थॉमस एल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ बनाया। ये दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस था जो आवाज को रिकॉर्ड भी कर सकता था और दोबारा सुना भी सकता था। इसी वजह से फोनोग्राफ ने रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में एक नया इनकलाब ला दिया। दिलचस्प बात यह है कि 2008 में साइंटिस्ट्स ने मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से स्कॉट डे मार्टिनविल की 1857 की रिकॉर्डिंग को डीकोड किया। इस तरह दुनिया ने पहली बार लगभग 150 साल पुरानी इंसानी आवाज सुनी। ये रिकॉर्डिंग आज दुनिया की सबसे पुरानी मालूम साउंड रिकॉर्डिंग मानी जाती है। आज पॉडकास्ट्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, वॉइस नोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस टेक्नोलॉजी, इन सब की बुनियाद उन्हीं पहले एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है जो 19वीं सेंचुरी में शुरू हुए थे। तो दोस्तों, फोनोग्राफ सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये इंसान की उस जिज्ञासा का नतीजा था जिसने पहली बार हवा में बिखर जाने वाली आवाज को हमेशा के लिए महफूज करने की कोशिश की। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर रफ़ान अहमद, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। और रफ़ान, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे विश्वनाथ आनंद के बारे में, तो कुछ आप बताना चाहते थे उनके बारे में। आप क्या बताना चाहते हैं? सो दिस हैपेंड जब मैं अभी क्लास 10th में ही मैं रीजनल्स के अंदर KVS रीजनल्स के लिए गया था, KVS नलगोंडा। तो वहाँ पे जब टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद में जो तेलंगाना स्टेट चेस एसोसिएशन से जो चीफ आर्बिटर आए थे, आर्बिटर इज़ द सॉर्ट ऑफ एम्पायर,
फॉर एवरी मैच। तो उनने हमको लास्ट में एक स्टोरी बताई थी, थोड़े साल पहले जब वो टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहे थे एक, तो एक लड़का आया था वहां पे, ही वॉज क्वाइट यंग, और वो 11 मैच का टूर्नामेंट था। वो बच्चा उस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता, लेकिन वो 11वें मैच तक कंटिन्यूसली खेलता रहा। अब आर्बिटर्स के लिए शॉकिंग बात ये थी कि मोस्टली ऐसे टूर्नामेंट्स में अगर बच्चा कंटिन्यूसली 5 या 6 राउंड हार जाता है तो छोड़ के चला जाता है टूर्नामेंट को, ही रिजाइंस, ही और शी रिजाइंस, दे मोस्टली रिजाइन। अच्छा, दिस बॉय ही प्लेड टिल द 11th राउंड even though he didn't win even a single game. So this thing had shook the arbiters and they thought of giving this boy a special prize for his resilience. कि लास्ट तक वो खेला, उस लड़के ने मना कर दिया, नहीं लूंगा मैं अवार्ड। एग्जैक्टली 3 साल बाद में वो लड़का फिर आया उस टूर्नामेंट में, और इस बार वो सारे 11 राउंड जीत गया, एंड ही गॉट द गोल्ड मेडल। अच्छा, देन द चीफ आर्बिटर ही टोल्ड अस दैट दिस बॉयज नेम वाज विश्वनाथन आनंद। अरे वाह, तो अब हम लोग बड़ी अच्छी बात बताई आपने विश्वनाथन के बारे में। तो मतलब डेडिकेशन, मतलब दीज आर लाइक, जब इतने बड़े लेजेंड माने जाते हैं चेस के, आई बिलीव लाइक दीज वर सम ऑफ हिज डिफाइनिंग मोमेंट्स। जब उनने लॉस भी टेस्ट किया, जब उनने इतनी मेहनत की और उसके बाद में उनने जीत भी टेस्ट की, तो ऐसे थिंग्स, ऐसे वर्ल्ड फेमस लोग जो होते हैं, ऐसे मोमेंट्स इनको शेप करता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो है मैथ ओलंपियाड के बारे में आपने हमें बताया था उधर पहले, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, मेजर जो मैथ प्राइमरी लेवल पे कुछ होते हैं, उसके बाद फिर मतलब एग्जैक्टली, बट दे आर द सेम, दे आर फॉर द सेम नेशनल टीम के लिए वो प्रोसीजर होता है लंबा। जी जी जी। तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हर साल मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट। हर कंट्री जो है 6 बच्चे भेजता है अपनी एज देयर कंट्रीज टीम जी। हर साल डिफरेंट वेन्यूज में, डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं ये। जैसे अभी लास्ट 2025 में ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, समर कोस्ट में। अच्छा, तो इंडिया का जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, फर्स्ट स्टेज इज IOQM। ये MTA मैथमेटिकल टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एग्जाम है। यू कैन रजिस्टर थ्रू योर स्कूल, और या तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं जी। IOQM में इंडिया से टॉप 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में यू आर हैविंग योर रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, बट डोंट थिंक दैट दे विल बी इजी, बिकॉज रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड यू हैव टू सॉल्व 6 क्वेश्चंस इन 3 hours, so you need immense conceptual clarity because the questions won't be easy. उसके बाद में you are having the INM OTC, that is Indian National Mathematical Olympiad Training Camp. Okay. उसके बाद में आपका होता है Indian National Mathematical Olympiad, फिर International Mathematical Olympiad Training Camp, और जो IMOTC को जो लोग पास करते हैं, सिर्फ 6 बच्चे पास कर पाते हैं। ये 6 बच्चे बनाते हैं इंडिया की नेशनल टीम। तो ये जाते हैं फिर, वो ये जाते हैं फिर फाइनल इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड देने के लिए। एंड दिस ओलंपियाड इज वेरी यूजफुल एक्चुअली। अगर आप RMO तक भी अगर आप पहुंच जाओ ना, बहुत बड़ी बात है। दीज सर्टिफिकेट्स मैटर। मान लीजिए अगर आप JEE भी अगर आप लिख रहे हैं, तो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं अगर आप एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाए ओलंपियाड्स में। अगर आप वो सर्टिफिकेट दिखा दो तो आपकी एग्जाम में परसेंटेज बढ़ती है। एंड ऑल्सो इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल लेवल ट्रेनिंग के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है टू सेवरल IITs। तो मतलब इससे काफी मतलब बेनिफिट, बहुत वैल्यू है। वैल्यू है। अच्छा रफान, आपका जो है लास्ट ईयर आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आपके आए हैं, और तो मैं चाहूँगा कि आपने टीचर्स के बारे में थोड़ा बताएं। आपके कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो काफ़ी आपके पसंदीदा भी रहे हैं और मतलब बहुत हेल्पफुल रहे हैं आपके जो है प्रिपरेशन में बोर्ड के? मेरे सारे ही सब्जेक्ट टीचर्स ने मतलब बहुत मेहनत की थी लास्ट ईयर। आई कुड क्लियरली सी। हमारे जो साइंस के भी हमारे 3 टीचर्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, रामराजू सर, भास्कर सर, एंड हिंदी में भी सभी मैम, SST में स्पेशली मीना मैम ने बहुत मेहनत की थी, इंग्लिश में भी शिल्पा मैम ने बहुत मेहनत की थी, बट फोरमोस्ट हमारे कुमार स्वामी सर थे। ही वॉज आवर मैथ्स टीचर। मतलब उनके जैसा मैंने आई डोंट थिंक आज तक मैंने टीचर देखा है, बिकॉज वो अपने ही लाइक उनका एक ब्लॉग है kumarsir34@wordpress.com। सो वहाँ पे वो क्लास 6 to 12 तक के लिए रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज बनाते हैं। पूरे टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चंस, PYQs, एवरीथिंग ऑल फॉर फ्री, एंड दे आर क्वालिटी क्वेश्चंस। दैट्स द मेन पॉइंट।
और वो अपने ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं. Every single subject, it's a go-to resource for anyone who is preparing for boards. अच्छा रफान, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप मतलब आपने कई स्टेट्स का जो है आपने जो है विजिट किया है, आप गए वहाँ पर, तो आपको मतलब घूमना पसंद है? जी, घूमना पसंद. एक्चुअली मेरा टाइम क्या सीख मिलती है सब, मतलब जो डिफरेंट स्टेट में जाने से आपको क्या क्या मतलब सीखने को एक्चुअली मेरा जब मैं छोटा था तो एक टाइम था वो, जब मैं साल में अराउंड कुछ 3-4 महीने तो बाहर ही रहता था घर से. अच्छा. So I visited गोवा तो नियरली हर साल, गोवा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु. I've been to several states of India. और मतलब I was young, लेकिन मुझे वेगली ज़्यादातर मेमोरीज मुझे की याद हैं. It was a great experience. मतलब अच्छा लगता था. अब जब अपने घर से बाहर निकलना, it feels quite good, and to see different cultures, different weathers especially, वो बहुत अच्छा लगता है. जी जी. और वो नॉर्थ ईस्ट रीजन भी गए हैं आप? जी, नॉर्थ ईस्ट रीजन में I've been to वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. अच्छा, सिक्किम भी गए हैं. तो अच्छा, हैदराबाद के बारे में बात करेंगे कि हैदराबाद में अभी आप फिलहाल रह रहे हो, तो हैदराबाद में ऐसी क्या चीज़ है? This is understood, I guess. Hyderabad is more, I like it for its food, obviously, biryani. अच्छा. And but also हैदराबाद मुझे परफेक्ट लगता है हर जगह से, क्योंकि यहाँ पे IT भी है, खाना भी है, लाइक कल्चर भी है. वी आर हैविंग IIT हैदराबाद. Yes. इट्स अ सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज भी कहा जाता है. Yes. सिटी ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपको साइंस की यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज. लैंडस्केप, सिटी ऑफ रॉक्स, मतलब एक परफेक्ट सिटी लगता है मुझे हैदराबाद. सही बात. और यहाँ वेदर भी बहुत अच्छा है. जी, परफेक्ट वेदर, मतलब ज्यादा ठंड नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा बारिश नहीं. अच्छा, फ्यूचर गोल्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो वो मतलब आफ्टर जो है 12th आपके क्या है? तो आई वांट टू वर्क एट इसरो and after that at NASA or SpaceX. But मैं एक बार I'll also try to get into Mercedes for its Petronas F1 team. So I want to do aerospace engineering or engineering physics. अच्छा रफान, वो कौन सी ऐसी बुक्स है जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईएमओ की, वो मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे हेल्पफुल होगा उनके लिए? अगर आप मतलब एक पूरा जनरलाइज अगर आप चाहते हैं तो पियर्सन की जो IOQM और RMO की बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अरिहंत के भी रिसोर्सेज हैं. अब अगर आप बाहर के राइटर्स के चाहते हैं तो यू कैन यूज़ T2 Andreescu की आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं. पुराने IMO के पेपर्स जो हैं वो भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. पुराने पेपर्स कीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है. आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक बुक है. The challenge and thrill of pre-college mathematics, this is also a very good book. Okay. तो ये आपकी layered understanding, proof building understanding बहुत build करती हैं ये books. तो I think every IMO aspirant, IMO IOQM aspirant, they should try out these books. Okay. तो बहुत बहुत शुक्रिया रफान, आपने अपने बारे में आज हमें इतना कुछ बताया आपने, और आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आपको अल्लाह ताला जो है वो उसके लिए कामयाबी अता करे. और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सी जानकारी आपने दी चेस के बारे में, फार्मूला 1 के बारे में, इवन आपने जो हैरी पॉटर सीरीज़ में जो है किस तरह से जो है चीज़ें हैं उसके बारे में आपने बताया. इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. It was really a pleasure. एंड माई बेस्ट विशेस फॉर योर मतलब फ्यूचर इंडेवर्स. Thank you. तो दोस्तों, ये थे रफ़ान अहमद जो हमसे आज बात कर रहे थे अपने फ्यूचर्स के बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में, और मैथ ओलंपियाड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से ओलंपियाड्स हैं जिसमें स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में. तब तक के लिए मुझे यानी आरजे अवैध को दीजिए इजाज़त. आदाब. You were listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.